स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है चंदन शर्मा और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत स्पेशल कैंडिडेट जिन्होंने रिसेंटली यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम ऑफ 2024 में रैंक 438 हासिल किया है। इससे पहले कि मैं इन कैंडिडेट की इंट्रोडक्शन आपको दूं, मैं बताना चाहूँगा कि ये कैंडिडेट हमारे देश की उस स्टेट से आती हैं जहाँ पर बहुत देर तक लड़कियों को आज़ादी नहीं मिलती थी और कहीं ना कहीं लड़कियों को ना एजुकेशन के मामले में थोड़ा पीछे रहना पड़ता था। बट हमारे साथ जो हमारी कैंडिडेट मौजूद है ममता, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। जी थैंक यू सर। और ममता ने हमारे सभी पूरे देशवासियों के लिए एक मिसाल कायम की है और ख़ासकर राजस्थान के लोगों के लिए एक मिसाल कायम की है कि लड़कियां ना केवल अच्छा पढ़ सकती हैं बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छा रैंक भी हासिल कर सकती हैं। सो ममता, जैसा कि आपने अभी बताया कि मोस्ट एक्सपेक्टेड IPS आपको मिल सकता है जी। एंड देखते हैं कैडर कौन सा मिलता है, बट होपफुली आपको राजस्थान कैडर मिले क्योंकि उस चीज़ का एक टेस्ट ही अलग होता है कि हम जब अपनी स्टेट को सर्व कर पाएँ। जी बिल्कुल। तो ममता को यहाँ पर हमने आमंत्रित किया है क्योंकि ममता की जो कहानी है वो कई सारे UPSC एस्पिरेंट्स को इंस्पायर कर सकती है, खासकर वो एस्पिरेंट्स जो हिंदी मीडियम में प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ममता जी ने भी हिंदी माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को किया। तो आज के इस सेशन में कई सारी जो हमारी गलत फहमियाँ होती हैं, गलत धारणाएँ होती हैं कि हिंदी मीडियम में बच्चे कैंडिडेट्स पढ़ नहीं सकते या कुछ दिक्कतें आती हैं, तो वो आपकी धारणाएं शायद ब्रेक हो, क्योंकि अगर दृढ़ निश्चय है तो मंजिल आप तक पहुंच सकती है। सो ममता, सबसे पहले आप बताइए कि हिंदी मीडियम से आपने जो एग्ज़ाम दिया, तो इस एग्ज़ाम की जर्नी में आपको मेजर चैलेंजेस क्या फेस हुए? सबसे पहले तो इसमें जो मटेरियल है उसी का चैलेंज आ जाता है मेनली, क्योंकि हिंदी में मटेरियल बहुत सारा है लेकिन उसमें एक सारगर्भित तरीके से जो मिलना चाहिए वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। दूसरा, इसके लिए तो फिर हमें मैक्सिमम चीज़ें इंग्लिश में फॉलो करनी पड़ती हैं। दूसरा ये है कि UPSC के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनका भी हिंदी हमें समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हम भले ही हिंदी मीडियम से पढ़े हुए होते हैं लेकिन हमारी हिंदी का वो लेवल नहीं होता है कि हम वो उस लेवल की हिंदी समझ पाए। तो UPSC एग्ज़ाम में एक वोकैबलरी हिंदी के लिए चाहिए होती है, तो उस वोकैबलरी के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। जी बिल्कुल जी। तो इसमें ममता, फिर आपने ऐसे चैलेंजेस के बीच में अपनी तैयारी की किस प्रकार कि मतलब कैसे आप सोर्सेज को फॉलो करते थे या चूज़ करते थे और कैसे उनको समझते थे? जी, मेनली मैंने रिसोर्सेज में इंग्लिश मीडियम के रिसोर्सेज ज़्यादा फॉलो किए हैं। जैसे किसी भी कोचिंग के नोट्स ले लो, उनको पहले पढ़ना। सबसे बेसिक तो ये था कि बेसिक्स जो अपनी UPSC की बुकलेट हैं उनको पढ़ो, और उनके साथ अगर हमें कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो NCERT से कर लो, और उससे अतिरिक्त भी समझ नहीं आ रही है तो कुछ YouTube देख सकते हैं, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी है, इसका सही उपयोग कर सकते हैं हम। उसके बाद आता है कि हाँ, हमें क्वालिटी पर ध्यान देना। एक बार हमने बेसिक समझ लिया, बेसिक समझने के बाद UPSC का जो स्टैंडर्ड है उस तक हमें पहुंचना होता है। उसके लिए हमें किसी भी इंग्लिश मीडियम के, मैंने तो कोचिंग के जनरली नोट्स ले लिए कहीं से, या फिर कुछ नोट्स थे जो खुद बना लिए, तो उसमें उन नोट्स को लेके फिर पहले मैंने इंग्लिश में पढ़ा, इंग्लिश में पढ़ने के बाद हिंदी में अपने नोट्स बनाए। तो इसमें डिफ़िकल्टी तो रही थी, टाइम मुझे ज़्यादा लगा था, बट ठीक है कि क्वालिटी रही मेरे पास। आपका एफर्ट दुगना लग गया इसमें एक तरीके से। जी। लेकिन कहीं ना कहीं देखो दोस्तों, इसी को कहते हैं कि अपने चैलेंज को अपनी अपॉर्चुनिटी में ट्रांसलेट करना। क्योंकि ममता को पहले इंग्लिश मीडियम में चीज़ों को पढ़ना पड़ता था, उसके बाद हिंदी में उसे कन्वर्ट करके अपने शब्दों में लिखना पड़ता था। तो मुझे लगता है शायद इसी एक्सरसाइज से आपकी एक इशू को लेकर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप हो गई होगी। जी बिल्कुल। और उसी का नतीजा है कि आज ममता सेलेक्ट हो पाई UPSC 2024 में। तो ममता, जैसा कि आपने बताया था अभी मुझे कि आपका जो कॉलेज की ग्रेजुएशन हुई वो BSc में हुई थी। जी। तो आप हमारे एस्पिरेंट्स को बताना चाहेंगे आपके सब्जेक्ट्स ग्रेजुएशन के समय पर कौन से थे? जी, ये PCM रहे हैं, फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री। जी। और आपने ऑप्शनल हिस्ट्री लिया। जी। तो इस स्विच के पीछे अगर रीज़न आप बताना चाहो कि क्या रीज़न था जिसकी वजह से हिस्ट्री की तरफ आप अट्रैक्ट हुए UPSC के लिए? जी, जैसा PCM में एक तो जनरली रिसोर्सेज नहीं थे कि मैं तीनों ही सब्जेक्ट में से एक का चूज़ कर पाती, और दूसरा ये था कि जो हिस्ट्री है, या हिस्ट्री नहीं होता तो मान लो कोई और भी सब्जेक्ट होता, तो मेरा फोकस ये होता कि वो मेरे GS के साथ कंपेयर, मतलब काम आ पाए GS में। इसमें ये होता है अतिरिक्त ऑप्शनल ले लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो वो एक एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट करते हैं, वो इन GS पेपर में काम नहीं आ पाता है। तो वही सोच के कि GS में काम आ जाए, उस हिसाब से हिस्ट्री चूज़ कर लिया। जी। अब
इस प्रकार से ऑप्शंस तो दूसरी भी अवेलेबल रहती हैं, जैसे कि PSIR हो गया, जी या जी फिर ज्योग्राफी भी एक ऐसा ऑप्शन है जिसका प्रीलिम्स में होता है, GS में लिंक होता है। तो हिस्ट्री में आपको ऐसा क्या चीज़ अच्छी लगी जिसकी वजह से आप इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए? जी, सबसे पहले हिस्ट्री मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा जब मैंने इसको GS के लिए पढ़ा। दूसरा ये था कि हिस्ट्री का ऐसा मैंने देखा कि हिस्ट्री के सिर्फ 4 पार्ट हैं और ये 4 पार्ट मैं अच्छे से कर सकती हूँ, तो मुझे वो सिलेबस अपने आप ही कम ही लगा, वो इतना नहीं लगा कि ये चीज़ वो चीज़। और फिर तीसरा ये था कि हिस्ट्री में कभी कुछ परिवर्तन नहीं होता, ऐसा लगा मुझे कि हाँ ठीक है, मैं घर से दूर बैठ के कर सकती हूँ, मुझे वो करंट की चीज़ें, नए अपडेटेड नोट्स, ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। तो 3 चीज़ें मेजर रही सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं हिस्ट्री को लेकर, उनके यही 3 क्वेश्चंस होते हैं जिसकी वजह से हिस्ट्री से डरते हैं। तो पहली धारणा जो आपकी एक्चुअली गलत है, वो मिथ ये बस्ट हो रही है कि हिस्ट्री एक वास्ट सब्जेक्ट देखने में लगता है, बट अगर हम उसको टुकड़ों में बांटें तो एक एक टुकड़े को कंप्लीट करते हुए पूरा सब्जेक्ट मैनेज हो जाता है। और जैसा कि आपने बताया कि 4 पार्ट्स हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। जी सर। तो इसको अच्छे से फॉलो करके आप रिविजन कीजिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका मेंस का पेपर अच्छे से हैंडल हो सकता है। दूसरी चीज़ इसमें जैसे आपने बताई कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्ज़ाम या कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट नहीं है, करंट अफेयर्स के साथ इसका बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता कि इतिहास है तो वो फिक्स है। तो इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कई बार कहता हूँ कि इतिहास ऑप्शनल लेकर, हिस्ट्री ऑप्शनल लेकर अगर आपने अपने नोट्स आज बना लिए तो वो नोट्स हो सकता है आपके बच्चे भी उन्हीं नोट्स को यूज़ करके अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। जी जी। तो कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पर कम है। और तीसरा बेनिफिट ये है कि इसका GS के साथ ओवरलैप होने की वजह से वहाँ पर भी बेनिफिट मिल जाता है, नहीं तो एक एक्स्ट्रा बर्डन तो आता ही है। तो हिस्ट्री की प्रिपरेशन आपने किस प्रकार से की ममता? जी, हिस्ट्री के लिए मैंने सबसे पहले तो फाउंडेशन एक हिस्ट्री का जो कोर्स होता है वो ज्वाइन कर लिया। उसके बाद जो मेरे नोट्स, मैंने कोर्स के साथ साथ ऑनलाइन ही नोट्स बनाए थे, वो नोट्स और उनके ही वो बुकलेट रही, तो नोट्स एंड बुकलेट फॉलो की है मैंने। हिस्ट्री के लिए कोई अतिरिक्त बुक्स वगैरह कुछ नहीं पढ़ा। हालांकि NCERT जो 11th-12th के अपने हैं उनको मैंने पढ़ा था साथ साथ, सिर्फ थोड़ा हेल्प मिल जाए उस हिसाब से कि GS में भी काम आ जाए। बाकी हिस्ट्री के लिए इसके अतिरिक्त कोई सोर्सेज नहीं रहते। तो इसका मतलब जो बच्चे कई बार पूछते हैं कि किताबें कौन सी हैं, और कई बार हम लोग फैल जाते हैं किताबों के चक्कर में, तो उसकी ज़रूरत आपको नहीं महसूस हुई? जी बिल्कुल नहीं। हम क्या है, हिस्ट्री एक एनालिटिकल सब्जेक्ट है। इसमें यह होता है कि इतिहास में इतिहासकारों द्वारा अलग अलग तरीके से व्याख्या की जाती है, हमें क्या वो व्याख्या का एनालिसिस लिखना होता है। हम खुद वो 4 किताब पढ़ के एनालिसिस निकाले, वो हमारी मेहनत को वो ऐसे बर्बाद करने जैसा होगा, जबकि हमें वो कोचिंग नोट्स या किसी भी चीज़ में वो एनालिसिस पहले से मिल रहा है, विश्लेषण नहीं करना होता है हमें, बस ये सीख लेना होता है साथ साथ क्वेश्चन अटेंड करते हुए कि हम अगर हमारे सामने कोई नई चीज़ आ रही है तो हमें उसे किस वे में लिखना है। तो बुक्स में टाइम वेस्ट करने के बजाय प्रैक्टिस में करेंगे टाइम, ये सेम ही टाइम, तो वो ज़्यादा उपयोगी रहेगा। तो इसमें आपने जो प्रिपरेशन की, आपने बताया था कि ऑनलाइन से आपने प्रिपरेशन की, तो ऑनलाइन चूज़ करने का कोई ख़ास रीज़न या कौन से वो फैक्टर्स थे जिसने ऑनलाइन की तरफ आपको इनकरेज किया? जी, सबसे मेजर फैक्टर यही था कि मैं जहाँ रहती हूँ, मेरे लिए वहाँ से बाहर आने का कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे मैं जोधपुर की रहने वाली हूँ, तो दिल्ली आना या वो चीज़ें मेरे लिए संभव नहीं थी। और दूसरा, वहाँ लोकल कोई ऐसी कोचिंग नहीं है जिसको ऑफलाइन ज्वाइन किया जा सके, तो ऑनलाइन के अपने मुझे बहुत से फ़ायदे लगे थे। शुरुआत में मैं, क्योंकि एक राजस्थान में टीचर भी रही हूँ, तो टीचर की जॉब के लिए मैंने ऑनलाइन किया था, तो वो एक्सपीरियंस तो था ही मुझे ऑनलाइन के फ़ायदे में। जैसे एक तो मेरा टाइम बच जाता है आने जाने का, वो सब चीज़ें। दूसरा, लोगों से कम इंटरेक्शन भी होता है, तो एक इंटरेक्शन की वजह से एक ग्रुप बन जाते हैं, और जो पूर्व अवधारणाएँ ग्रुप से इधर उधर से आ जाती हैं, वो कभी नहीं रही थी। तीसरा, इसमें यह है कि ऑनलाइन में हम कैसे, हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ों को देख सकते हैं, अपनी स्पीड पे पढ़ सकते हैं। हाँ, अपनी स्पीड पे पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली 3 फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आप ऑनलाइन की तरफ अट्रैक्ट हुए। सबसे पहला फैक्टर कि टाइम, कि समय बच जाता है, कि आने जाने में हमें लगता तो है कि हमारी मेहनत हो रही है, और उसको कई बार हम सोचते हैं कि हमारे स्ट्रगल का पार्ट है, बट इन रियलिटी वो कहीं ना कहीं समय बर्बाद हो रहा होता है जिसको हम यूज़फुल बना सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला तो टाइम। दूसरा, ऑनलाइन में ये फ़ायदा हुआ कि अगर किसी ऐसे रीजन में आप रहते हैं जहाँ पर ऑफलाइन वो अवेलेबल नहीं है, उसके बावजूद भी देश के किसी दूसरे कोने में अगर बहुत अच्छे फैकल्टी हैं तो उनके साथ आप कनेक्ट हो जाते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा है। और तीसरा फ़ायदा, जो कि मेरे हिसाब से UPSC जितने बड़े एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है, वो है कि हम अपनी रफ्तार में एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। हर किसी का अलग अलग पेस होता है, इसमें कोई एक फिक्स्ड
तो स्ट्रैटेजी होती नहीं, हर किसी की स्ट्रैटेजी अलग होती है। तो ऑनलाइन में जब हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं तो अपनी कंडीशंस के हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ हमने कितनी देर में कंप्लीट करनी है। बहुत बढ़िया। तो ममता, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे हिस्ट्री के ऑप्शनल की तैयारी के लिए और जीएस के लिए भी, जैसे आपने कहा कि एनसीईआरटी की 11th-12th को आपने फॉलो किया, तो कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि छठी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटीज पढ़नी ही हैं, उसी से यूपीएससी क्लियर होगा, अगर वो नहीं किया तो नहीं होगा। तो इसको लेकर आप कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे एनसीईआरटीज़ के बारे में? देखिए, एनसीईआरटी तब ज़रूरी हो जाती है जब हमारा बैकग्राउंड कभी आर्ट्स सब्जेक्ट रहा ही नहीं हो, हमें कुछ पता ही नहीं हो। ये क्योंकि मेरा साइंस रहा है बैकग्राउंड सारा, तो मुझे पता नहीं था कि ये चीज़ें, क्योंकि हम 10 तक पढ़े हैं तो भी वो याद रहे इतने समय तक, वो ज़रूरी नहीं है। तो एनसीईआरटी तब ज़रूरी हो जाएगा जब आपका बैकग्राउंड बिल्कुल ये नहीं है आर्ट्स वाला बैकग्राउंड है, तो आप बेसिक फाउंडेशन कोर्सेज चीज़ें शुरू कर सकते हैं। और फाउंडेशन कोर्स मान लेते हैं, समझ में नहीं आता है, आप चीज़ें भूल चुके, तब आप एनसीईआरटी 1-2 बार पढ़ लीजिए तो टाइम बच जाता है। मतलब एनसीईआरटी की जगह अगर ह्यूमैनिटी से हम हैं तो स्ट्रेट अवे फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करके हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं जी। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है खासकर ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स का, कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। आपने ऑलरेडी दूसरे उम्मीदवारों के मुकाबले कई सारी चीज़ें पहले से पढ़ रखी हैं और ह्यूमैनिटीज़ वाले आंसर लिखने की एक कला आप में आ चुकी है। तो बेहतर है कि आप उसको थोड़ा और एनहांस करके अपने उम्मीदवारों से, अपने कंपटीशन से थोड़ा और आगे बढ़ते रहें। बहुत बढ़िया। तो इसमें ममता, मुझे अब आप ये बताइए कि करंट अफेयर्स ये सबकी ही दुखती रग एक होती है कि इसका कोई आदि है ना अंत है, यत्र तत्र सर्वत्र सब कुछ ही करंट अफेयर्स है। तो इसमें आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी, और आप हमारे जो यंग एस्पिरेंट्स हैं जो मे बी 2026 की अभी तैयारी करेंगे, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहोगे? जी, करंट अफेयर्स वैसे बोला जाता है कि करंट अफेयर्स ही यूपीएससी में आता है, प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू तक सब चीज़ों में करंट यही बोला जाता है। लेकिन इसको इतना हाइप किया गया है, इतना है नहीं। जैसे हम अभी प्रीलिम्स के देखते हैं पेपर, उसमें भी करंट के साथ फाउंडेशन का आपका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो करंट के लिए तो मैंने यही किया था कि मैं हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ती थी, किसी भी हाल में, चाहे मूड हो चाहे नहीं हो, न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है। वो इंटरेस्ट आ जाता है अपना, शुरुआत में 1-2 महीने आप शुरू करेंगे तो मेरा इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करती थी मैं न्यूज़पेपर, और जब अपने प्रीलिम्स या मेंस या इंटरव्यू तीनों ही चीज़ें नज़दीक होती तो इनका कंपाइलेशन आ जाता है ईयरली मैगजीन का, जो मेंस 365 या पीटी 365 के नाम से। तो उनको प्रीलिम्स से 2 महीने पहले तक 2 से 3 बार रिवाइज कर लेती, तो उससे रिवीजन हो जाती थी। जी, इसके अलावा करंट का कोई रिसोर्सेज नहीं रहा था। तो न्यूज़पेपर्स इंपॉर्टेंट हैं जैसा कि ममता ने बताया, और क्योंकि आपने न्यूज़पेपर्स पढ़ रखे थे इस वजह से वो 365 रिवीजन आपके लिए आसान रही। जी। अच्छा, अगर कोई बिना डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़े सीधा 365 पे अगर जंप करे तो उसको कुछ फ़ायदा हो सकता है? मे भी उनको कुछ थोड़ा पॉइंट याद रहे, बट याद रहने के लिए और उन चीज़ों में मतलब इंटरेस्ट लेने के लिए वो जो फैक्ट चीज़ें लिखी गई हैं उसके लिए हो जाता है ज़रूरी कि आप या तो न्यूज़पेपर पढ़े। आपका न्यूज़पेपर पढ़ने का मन नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है, तो आप उस न्यूज़पेपर का एनालिसिस देख सकते हैं जो यूट्यूब पर करवाया जाता है, जैसे सर आप भी करवाते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और एनालिसिस भी मान लो आपको नहीं देखना है तो आप फिर मंथली मैगजीन फॉलो कीजिए और वही उसमें फंसे रहे टाइप। जी, तो इसमें देखो ऐसा है कि रेगुलर होना ज़्यादा ज़रूरी है करंट अफेयर्स में, रादर देन कि हम बहुत ज़्यादा फैल जाएं। तो एक कोई न्यूज़पेपर चूज़ कर लो, अगर वो नहीं पढ़ा जाता तो कोई एक मंथली मैगजीन फॉलो कर लो, इतना तो यार करना ही पड़ेगा। अगर ये भी नहीं हो रहा तो वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन सोर्सेज में कई सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। स्टडी IQ की भी जैसा आपने बताया कि इंडियन एक्सप्रेस की सीरीज़ आती है तो उसका भी फ़ायदा लिया जा सकता है, बट ये करना ज़रूरी है। सीधा एक्सपेक्ट करना कि भाई जी फाइनल डे पे हम पूरे साल के करंट अफेयर्स को 3 महीने में एब्जॉर्ब कर पाएंगे, तो वो जो कंटेंट होता है ना वो रम नहीं पाता जी। वो हमारे अंदर इंटरनलाइज होना ज़रूरी होता है, तो उसके लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम थोड़ा सा कंसिस्टेंसी बनाए रखें। तो इसमें ममता, स्टडी IQ के चैनल को आप फॉलो करते हो, तो हमारा YouTube चैनल कई सारे स्टूडेंट्स को अक्सर हेल्प कर देता है, तो आपकी तैयारी में स्टडी IQ कहाँ पर आपको यूज़फुल लगा? जी, जैसे कहीं कुछ टॉपिक्स होते हैं जो जैसा कि मैंने सारा ऑनलाइन पढ़ा है, तो इसमें यह है कुछ टॉपिक समझ नहीं आते, जैसे ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक ले लीजिए या पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स ले लीजिए, या करंट की कोई भी नई न्यूज़ आई है उसका एनालिसिस मान लो समझ नहीं आए तो यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। और इसमें यह है कि टू द पॉइंट बताते हैं, तो इसे वो जो अदर चैनल पर जो टाइम वेस्ट होता है आधे घंटे का एनालिसिस या कुछ, वो टाइम बच जाता है इस चैनल पर। तो टाइम सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें बेनिफिट मिला।
और कुछ सीरीज़ जो आपने यहाँ पर फॉलो की हों जिसको लगा हो कि ये हमारे न्यू एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तैयारी शुरू करनी है उनके लिए यूज़फुल हो सकती है? जी, मेनली मान लो आपने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की है तो आप यूट्यूब पर जो स्टडी IQ की सीरीज़ है, जैसे साहस सीरीज़ है ये, तो इनसे क्या आप सब्जेक्ट पर पकड़ बना सकते हैं अपनी बेसिक। तो आपका हिस्ट्री का था तो इसलिए आई थिंक साहस के साथ आप वो कनेक्ट बना पाए। जी, ठीक है। तो इसमें ममता, मैं अब ये भी आपसे जानना चाहूँगा, जैसे ऑनलाइन का आपने कहा कि ऑनलाइन के कुछ बेनिफिट्स हैं, तो इसमें ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि जनरली मैंने ऑनलाइन में ना यंग फैकल्टीज़ को थोड़ा ज़्यादा देखा है। तो इसमें क्या कुछ आपको महसूस हुआ कि जो यंग फैकल्टीज़ होते हैं उनसे पढ़ने में, या देखो तजर्बा उसकी बहुत वैल्यू होती है एंड बहुत सारे दिग्गज फैकल्टीज़ हैं जिन्होंने अपने तजर्बे से हम लोगों को सिखाया, लेकिन जो यंग फैकल्टीज़ आते हैं उनका कोई एक्स फैक्टर या कुछ ऐसी बात है जिससे कि न्यू एस्पिरेंट्स उनसे कनेक्ट करने में थोड़ा और कंफर्टेबल फील करते हैं या और एग्ज़ाम में उसका फ़ायदा ले पाते हैं? जी, इसमें यह है कि यंग फैकल्टीज़ पर स्टूडेंट जनरली जल्दी भरोसा नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये नए हैं, इन्हें क्या ही चीज़ें पता होगी। लेकिन इसमें यह है कि जो यंग फैकल्टीज़ होती हैं वो जो आसपास सारी चीज़ें चल रही हैं उन सब पर उनका फोकस होता है, उनमें रिजिडिटी कम होती है, फ्लेक्सिबल होते हैं। दूसरा, वो स्टूडेंट के जो व्यू पॉइंट है उनको वैल्यू देते हैं और स्टूडेंट की डिमांड को ध्यान से सुनते हैं। वो उनमें इम्प्रूवमेंट की संभावना होती है जो यंग फैकल्टीज़ में वो ज़्यादा होती हैं। और आपको जानना है कि ये अपने काम के हैं टीचर या नहीं है, तो आप उनकी क्लास से जान सकते हैं। आपको तुरंत क्वालिटी ऐसे एक वीडियो में पता चल जाएगी कि हाँ ये अपने लायक हैं कि नहीं है। उसमें आप देख सकते हैं कि टू द पॉइंट पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं उसकी डेप्थ कितनी है नॉलेज की, तो उस अकॉर्डिंग सर। तो यंग जनरेशन के साथ थोड़ा कनेक्शन बनने की वजह से यंग फैकल्टी जो ऑनलाइन में ज़्यादा मौजूद रहते हैं तो वो एक भैया दीदी वाला कनेक्शन बन जाता है कि हमें कई बार लगता ही नहीं है कि कोई बहुत सीनियर प्रोफेसर पढ़ा रहा है, तो इनफॉर्मल एक जो हमारा रिलेशन बनता है उससे भी कई बार बच्चा ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है कम प्रेशर के। ठीक है। तो इसमें ममता, जो आपके जनरल स्टडीज़ की पूरी जर्नी रही उसमें एक एथिक्स नाम का कंपोनेंट है। ये एथिक्स का जो कंपोनेंट है ना, ये बड़ा ही मिस्टीरियस सा है, क्योंकि हिस्ट्री की हम कई बार किताबों के बारे में सुन लेते हैं कि बिपिन चंद्र की किताब है, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत बहुत फेमस है, सिमिलरली बाकी सभी सब्जेक्ट्स में किताबों के नाम आ जाते हैं, लेकिन एथिक्स की अप्रोच और प्रिपरेशन को लेकर एस्पिरेंट्स कई बार कन्फ्यूज रहते हैं। तो आपके हिसाब से एथिक्स की अप्रोच किस तरह से रहनी चाहिए बच्चों की? जी, एथिक्स में ये है कि अपने सिलेबस वो बहुत फिक्स है। पहली बात तो 6 चैप्टर हैं उनके, 6 चैप्टर में डेफिनेशंस। आप कोई भी कोचिंग के, एक तो हिंदी मीडियम में है तो हिंदी मीडियम वाले इसमें नोट्स उठा सकते हैं किसी भी कोचिंग के। वो नोट्स उठा लेने पर वो डेफिनेशन एक तो क्लियर हो जाएगी। हम पढ़ के भी एथिक्स नोट से पढ़ के भी कर सकते हैं। एथिक्स बहुत ईजी सब्जेक्ट है। और एथिक्स क्या है, अपने जो नॉर्मल जो वैल्यूज़ है अपने परिवार में सिखाई जाती हैं उनसे काफ़ी कनेक्टेड है ये। तो दूसरा, ये रियल लाइफ से भी काफ़ी कनेक्टेड है। तो इसमें एक तो हमें एथिक्स में डेफिनेशंस कर लेनी है, फिर उनमें जो एग्जाम्पल्स हैं उनका अलग से नोट्स बना लेना है, और ये न्यूज़पेपर और अदर चीज़ों से मिल जाता है। और तीसरा, एथिक्स करने के लिए आप टॉपर्स के जो कॉपीज़ हैं उनको रेफर कीजिए कि टॉपर्स ने लिखा कैसे है एक्चुअल में चीज़ें। और जो सेकंड पार्ट आता है जिसमें केस स्टडीज़ वाला होता है, वो एक तो अपने जो बेस बनाए इन 6 चैप्टर के, इन्हीं पर बेस्ड होता है। दूसरा कि उसमें अपने न्यूज़पेपर में जो डेली घटित होती हैं घटनाएँ, जैसे कहीं किसी ऑफिसर के साथ मतलब कुछ हत्याकांड हुआ हो, जैसे माइनिंग रिलेटेड इश्यूज हैं, ये यूपीएससी डायरेक्ट पूछ लेती है कि उस समय आप होते तो क्या करते। तो ये चीज़ें न्यूज़पेपर से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी इनमें। तो एक बार मतलब जो 6 टॉपिक्स दे रखे हैं सिलेबस की, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद फिर हम कोई भी कंटेंट पढ़ें तो अवेयर रहना है कि इसको केस स्टडी में मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ कर सकता हूँ। जी, ठीक है। तो इसमें एक ये चैलेंज भी आता है कि एथिक्स का जो पेपर होता है ना, वो मैंने पर्सनली भी फील किया है और ज़्यादातर कैंडिडेट्स का ये मानना है कि ये लेंथी होता है, तो इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत मैटर करती है। जी, तो उसको लेकर आप कोई स्ट्रैटेजी सजेस्ट करना चाहोगे कि पहले कौन सा सेक्शन हम सॉल्व करें, फिर किस चीज़ पर जाएं, और केस स्टडीज़ पे हमें कितना समय देना चाहिए सॉल्व करते टाइम? जी, इसमें यह है कि पेपर अपने पास आते ही एक थॉरोली एनालिसिस कर लेना है कि कौन से क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है। जो अपने पहले पार्ट के क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन में डिफ़िकल्ट 1 या 2 तो आपको मिल ही जाएगा जो अपने से पढ़े जाएगा, तो उसको छोड़ के बाकी सब पहले अटेंड कर लीजिए, और उन क्वेश्चन को छोड़ते हुए फिर आप सीधा केस में चले जाए। 1.5 घंटे का ये रहे, 1.5 घंटे का आगे वाला रहे,
कोशिश करें 1.5 घंटे में जितने हो सके पहले पार्ट के कर लीजिए, नहीं हो रहे हैं तो उसको बाकी समय के लिए रख दीजिए, फिर 1.5 घंटे में आप सेकंड पार्ट कर लीजिए। और सेकंड पार्ट करते टाइम एक ये होता है, अपने के पास बहुत लंबा केस होता है, उसका एनालिसिस निकालना होता है। ये एनालिसिस की पावर आपकी पढ़ने से आती है या प्रैक्टिस से आती है? पढ़ने में मैंने तो न्यूज़पेपर का मेरे बहुत रोल रहा है इन चीज़ों में, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी बहुत चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए, एडिटोरियल है, तो उनका निष्कर्ष ऐसे निकाल सकते हैं। हमें ऐसे राइटिंग के साथ साथ सीखते इसके साथ साथ ये वर्टिकल में भी चीज़ें मतलब रीडिंग आनी चाहिए, मतलब एक साथ ऐसे लाइन टू लाइन करने के साथ उसका ऊपरी ऐसे एनालिसिस निकालने की पावर वो न्यूज़पेपर के साथ आ जाती है। अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेंड कीजिए, तो इससे क्या हम वो केस स्टडीज़ का जो सार होते हैं वो तुरंत निकाल पाएंगे। जैसे ही तुरंत निकालेंगे अपना टाइम अपने आप बच जाएगा। ये बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ममता ने दी है। केस स्टडीज़ को लेकर आपको एक ब्यूरोक्रेट की तरह एक्ट करना है। ब्यूरोक्रेट के डेली लाइफ में पता नहीं कितनी ही फाइल्स उनके सामने आती होंगी और उन फाइल्स के प्रॉपर एनालिसिस के बाद ही वो अपने साइन करते हैं, बट वर्ड टू वर्ड कई बार ना पढ़ के वो सार जो है वो सार को एब्जॉर्ब करने की उनमें वो क्षमता होती है, और ये चीज़ ओवरनाइट नहीं आती। इसके लिए रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए रिगरस रीडिंग कीजिए और स्पीड अपनी हमें इम्प्रूव करनी होगी कि क्विकली हर सेंटेंस में जो कीवर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हुए हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को पकड़ लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टिप है सभी एस्पिरेंट्स के लिए, खासकर जो इस साल अभी प्री देने के बाद जब मेंस लिखेंगे, तो आई होप ये चीज़ आपके काम आए। एंड सेक्शन ए को पहले करना 1.5 घंटे में मैक्सिमम जितना सॉल्व हो जाए, और फिर रिमेनिंग टाइम केस स्टडीज़। ठीक है, तो इसमें ममता अब मैं ये भी आपसे एक एस्पेक्ट इस तैयारी का और जानना चाहूँगा कि डिस्ट्रैक्शंस हमें पढ़ाई करते टाइम काफ़ी फील होती है, तो क्या आपको भी ये डिस्ट्रैक्शंस फील होती थी, और अगर हाँ तो वो किस तरह से डील करते थे आप उनके साथ? डिस्ट्रैक्शन तब रहती है जब अपना ग्रुप या कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो या अपना इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो। मेरा ये रहा था कि मैं किसी ऑनलाइन साइट पर नहीं रही थी जो अपने उपयोगी, जैसे यूट्यूब है या इनको छोड़ के किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर नहीं रही। इंस्टाग्राम वगैरह आपने कोई ऐसा? आज तक अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है। तो और दूसरा ये था कि सोशल गैदरिंग या कोई भी चीज़ें होती, ज़्यादा बड़ा फ्रेंड सर्किल भी नहीं था, नए सोशल गैदरिंग में पार्टिसिपेशन था। इससे क्या होता है, हम एक दिन पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन 5 से 7 दिन वो माइंड में चीज़ें रहती हैं कि हाँ हम ऐसे गए थे, वो रहे थे, तो इससे क्या डिस्ट्रैक्शन होता है। दूसरा सोशल मीडिया में हम किसी दूसरे का देखते हैं, उनकी स्टेटस देख के ऐसा लगता है यार वो उतना पहुंच गया, हम अभी यहीं पर रहे, तो इससे क्या वो एक डिस्करेज होते हैं हम करने से। तो वही है, आप उन चीज़ों में शामिल होने की बजाय अच्छी नींद ले लीजिए। बहुत पते की बात बोली है कि सोशल मीडिया के ऊपर दूसरों को देख देख कर अपना पीस ऑफ माइंड खराब करने से अच्छा है कि अपना टाइम सेव करो, और जितना टाइम सोशल मीडिया पे देना था आप नींद लीजिए, अपनी नींद पूरी कीजिए, माइंड फ्रेश रखिए और अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने पे पूरा जोर लगाइए। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ममता जी ने जो भी हमें आज कई सारी बातें बताई हैं उसमें कई गलत धारणाएं जो बहुत से बच्चे बना लेते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में वो टूटी होंगी, कई ऐसी इनसाइट्स भी मिली होंगी जिससे कि आप अपने आने वाली यूपीएससी की जर्नी में बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले तो हिंदी मीडियम रिजल्ट ला सकता है, जज्बा होना चाहिए। दूसरी चीज़ ममता ने ये बताई कि ऑनलाइन मीडियम आज की डेट में ज़्यादा बेनिफिशियल कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं, और जो लोग हैं उसका वो बेनिफिट उन्हें लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात टाइम की बहुत वैल्यू है, टाइम एक करेंसी की तरह है, तो टाइम हम अपना बचा पाते हैं। तीसरी चीज़, इतिहास एक बहुत अच्छा ऑप्शनल है, अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है, इसमें रुचि है, तो हिस्ट्री ऑप्शनल आप ले सकते हैं, इसकी बहुत अच्छी तैयारी भी हो सकती है। फैलना नहीं है, कंसोलिडेटेड रखना है। और इसी के साथ साथ जहाँ तक डिस्ट्रैक्शंस की बात है तो ये हम लोगों के ऊपर ही है, अगर हम चाहें तो किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, और अगर हम में दृढ़ निश्चय है, हम में विल पावर है, तो हम पूरी एकाग्रता के साथ अपना जोर लगाकर इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच ममता जी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस इंटरेक्शन से कई सारे एस्पिरेंट्स इंस्पायर होंगे, और आने वाला जो उनका रिजल्ट होगा उसमें आपकी भी एक कंट्रीब्यूशन रहेगी। वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सर, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू हैविंग अ वंडरफुल टाइम जहाँ पर आप इस देश की सेवा भी करेंगे एज सिविल सर्वेंट। थैंक यू सर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।